सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था, लेकिन आंख बंद करते ही फोन की घंटी बजी और मैंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कहाँ गायब हो इतने दिनों से? और दूसरी जनब से नगमा की मुतरन्नम आवाज सुनाई दी। कारोबारी मसरूफियात, क्या इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि 2 घड़ी इधर भी आ जाया करो? नगमा ने शिकवा किया और फिर कदरे बेतकल्फी से बोली, मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ और मैं तुम्हें अपनी मसरूफियात की वजह से आसफ की जमानत की मुबारकबाद भी नहीं दे सकता। और मैंने जानबूझकर आसफ का जिक्र छेड़ दिया। मत लो नाम उसका, नगमा बड़े रूखे लहजे में बोली। डैडी उसे आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं सब्र का घूंट पीकर चुप हूँ, वरना कल रात तो मैं उसे शूट करने से भी दरेग ना करती। कोई खास बात? वो मुझे एक कहानी सुना रहा है। और नगमा ने वही सारी मुलाकात दोहराई जिनकी बदौलत आसफ ने ना सिर्फ अपना जुबान बंद कर रखी थी, बल्कि सलमान कैसर की मौत का इल्ज़ाम भी अपने सर ले लिया था। और जानते हो कल रात उसने मुझसे क्या कहा? क्या? वो बेगैरत मुझे किसी से मिलवाना चाहता है, नगमा ने दबी जुबान में कहा। और उसका ख्याल है कि इस तरह वो अपनी मुसीबतों का छुटकारा पा लेगा। और बेगैरती भी की कोई हद होती है। और उसकी माँ और भाई का कोई पता चला? मैंने बरसबील दरियाफत किया। नहीं, लेकिन आसफ का ख्याल है कि अगर मैं उसकी बात मान लूं तो उसका मसला हल हो सकता है, लेकिन मुझे उसके मसले से कोई दिलचस्पी नहीं। वो बदस्तूर इंतहाई गुस्से की हालत में बोली। और मैं तो अभी तक यही सोच रही हूँ कि उससे वो बात करने की जुर्रत भी किस तरह हुई। अगर बुरा ना मानो तो एक दरख्वास्त करूँ? तुम हुक्म देकर देखो, मैं इनकार नहीं करूंगी। उसने अपनी सांस रोककर भरपूर जवाब दिया। तुम अगर आसफ का कहा मान लो तो सलमान कैसर के असल कातिल भी बेनकाब हो सकते हैं। और फिलहाल मुझसे कोई तफसील ना पूछना। क्या मतलब? क्या तुम्हारे ख्याल में आसफ ने सलमान कैसर को? तुम उसकी बात मान लो, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। ठीक है, वो जज्बाती लहजे में बोली। तुम्हारी खातर तो मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा सकती हूँ। नगमा से गुफ्तगू खत्म होने के बाद मैंने तमाम फोन के रिसीवर उठाकर नीचे रख दिए और दोबारा दीवान पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। और 2 घंटे बाद वारसी ने मुझे जगाकर इतला दी कि मेरा आफत साफ हो चुका है। और 2 घंटे के आराम ने मेरे असाब को खासा सुकून पहुंचाया। और मैंने मुलाजम से ही शरबत का गिलास मंगाकर पिया तो तबीयत कदरे और बहाल हो गई। मैं वारसी से गुफ्तगू करता हुआ आफस में दाखिल हुआ और मेरे कारिंदों ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ब्लैक पैंथर से होने वाली खौनख्वार जंग के तमाम निशानात साफ कर दिए। और अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद मैंने इत्मीनान का सांस लिया। सर, वारसी ने दबी जुबान में कहा, सुना है कि आप हम लोगों की हिफाजत की वजह से अपना आफस कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। ये बात आप तक किस तरह पहुंची? दीवारों की भी कान होते हैं सर, और फिर हम भी ऐसे इलाके में उठते बैठते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से तो खबरें मिल ही जाती है। हाँ, मैंने यूं ही साजिद से जिक्र किया था कि वो किसी जगह को नजर में रखे, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन हम आपको तन्हा कहीं और नहीं बैठने देंगे। और वासी रवानी में कह गया और फिर जल्दी से बोला, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि आप जहां भी दफ्तर कायम करेंगे, अमला भी आपके साथ ही बैठेगा। और ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे अमले का मुतफक्का फैसला है। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ मिस्टर वारसी, मैंने मुस्कुराकर कहा। और मेरी जानब से तमाम अमले की मोहब्बत का शुक्रिया भी अदा कर दें। लेकिन मैं दरख्वास्त करता हूँ सर, आप हमारी बात को रद्द ना कीजिएगा। वारसी के लहजे में आर्जी थी, खलूस था, मोहब्बत थी, और मैं उसकी बात टाल नहीं सका। ओके मिस्टर वासी, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप भी मेरी एक बात मान लें। अमले की हिफाजत की खातिर कुछ गार्ड अपनी पसंद के रख लें और वो बराह रास्त आपके हुक्म के पाबंद होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। वारसी के जाने के बाद मैं ज़रूरी फाइलों को देखने लगा और दफ्तर के औकात ख़त्म होने में कुछ वक्त बाकी था।
लेकिन मेरी तबीयत उकता रही थी, इसलिए मैंने फाइलें बंद कर दी और उठने का इरादा कर रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी और मैंने एक लम्हे को सोचा कि कॉल रिसीव करूं या ना करूं, और फिर इस ख्याल से रिसीवर उठा लिया कि कहीं कोई ज़रूरी कॉल ना हो। शहबाज फ्राम नादर इंटरप्राइजेज, तुमने जो मशवरा नगमा को दिया था वो हमें मंजूर नहीं। और दूसरी जानब से किसी ने भारी भरकम आवाज़ में कहा, और मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि बोलने वाला या तो आवाज़ बदल कर गुफ्तगू कर रहा था या फिर उसने माउथ पीस में कोई दबीज कपड़ा डाल रखा था। कौन हो तुम? मैंने तेजी से सवाल किया। जहन पर थोड़ा सा जोर दो तो शायद तुम समझ लो कि मैं कौन बोल रहा हूँ। और इस बार भी ठहरे हुए लहजे में बड़े इत्मीनान से जवाब मिला, और तुमने नगमा को जो मशवरा दिया था वो खासा माकूल था, लेकिन तुम एक चीज़ को फरामोश कर गए। अगर नगमा हमारे लिए कीमती थी तो फिर उस फ़ोन कॉल को टेप कराना भी हमारे लिए खासी अहमियत रखता था। क्या कहना चाहते हो? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। हमने फ़िलहाल नगमा और आसफ दोनों को ठिकाने लगा दिया है। और इस बार सर्द लहजे में कहा गया, आसफ की माँ और भाई अब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, तुम उन्हें मंजर आम पर ला सकते हो। जगत नारायण, मैंने तलख लहजे में सवाल किया। ये तुम्हारी अपनी सोच है, वरना जगत नारायण के बारे में शायद कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है, और बस उसके नाम का सिक्का चलता है। हमें उससे ज़्यादा जानने की गर्ज भी नहीं होती, इसलिए कि वो हमें मुंह मांगा। क्या तुम मेरा एक पैगाम भी जगत नारायण तक पहुंचा सकते हो? मैंने तेजी से कहा। नफ्सियाती तौर पर मैं उसे आजमाना चाहता था। अभी तिफले मकतब हो मेरी जान, दूसरी जानब से गुफ्तगू करने वाले ने मेरा मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जगत नारायण के नाम का सिक्का हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, और ये सिक्का कहाँ से मिलता है और कौन जारी करता है हमें इसका कोई इल्म नहीं, मगर तुम्हें अहकामात किस तरह। और मैंने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया, इसलिए कि दूसरी जानब से राब्ता मुंतके कर दिया गया। मैं रिसीवर रख कर टहलने लगा। मुझसे वाकई एक गलती सरजद हो गई। जगत नारायण अगर नगमा को अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देख रहा था तो वह उसकी कॉल टेप कराने के अलावा भी उसकी एक एक नकलो हरकत की निगरानी करा रहा होगा। लेकिन अब इन बातों पर गौर करना बेकार था, इसलिए कि तीर कमान से निकल चुका था और नगमा और आसफ की मौत की तस्दीक करना भी ज़रूरी था। लेकिन मैं आज खुद सिराज को फ़ोन नहीं करना चाहता था, मबादा कि वह मेरी तरफ से मशकूक हो जाए। और 2 मिनट बाद ही दोबारा फ़ोन कॉल बैल जाग उठी और मैंने धड़कते हुए दिल से रिसीवर उठा लिया, और दूसरी जानब से सिराज की आवाज़ उभरी, तुम्हारे लिए एक अहम खबर है, आसफ को गोली मार दी गई। कातिल कौन था? मैंने तेजी से सवाल किया। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, और संजीदगी से जवाब दिया। और अभी कुछ देर पहले मेरे पीए ने इतला दी है कि नगमा अपनी कोठी से निकलकर किसी से मिलने गई थी, और कुछ देर तक वो अंदर ही रही, और फिर जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो मेरी हदायत पर निगरानी करने वालों ने वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की, और वहां से 3 लाशें बरामद हुई, एक मुलाजम की और दूसरे कमरे में जिसे गला घोंट कर खत्म कर दिया गया था। नगमा की लाश खून में लथपथ एक कमरे में पड़ी थी, और वो इत्मीनान से सुकून से वो कत्ल किया गया, और उससे बज़ाहिर ये मालूम किया जा सकता था कि कातिल एक से ज़्यादा थे और उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने मकसद पूरा होने के बाद वो तमाम सबूत भी मिटा दिए होंगे, और निशानदही की खातर पुलिस के लिए मुआवन न थे। और सरार से कुछ नई बातों का भी इल्म हुआ, और नगमा की लाश नीम बरहना हालत में मिली, जबकि उसके मुलाजिम उससे 6 फुट के फासले पर आसफ मुर्दा पड़ा था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आसफ की मौत नगमा से तकरीबन 15 मिनट पहले वाक़या हुई, और पुलिस सर्जन की रिपोर्ट ने नगमा को गोली मारने से कबल हवस का निशाना भी बनाया गया था, और 8 के किसी ऑटोमेटिक से गोली चलाई गई। और एक पल को सांस लेने की गर्ज से मैं रुका, और फिर सिलसिला जारी रखते हुए वो बोला कि सेठ नामान नगमा की मौत के गम में नीम जांसा हो गया है, और उसने दूर दूर तक रसाई की है। क्या आसफ की वालदा और भाई को इस साने की इतला मिल गई है? अभी नहीं, लेकिन बहरहाल उन्हें भी बताना तो पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि नगमा और आसफ की मौत के बाद
उनको कोई खतरा नहीं लाहक होगा। इसलिए आप अगर मुनासिब समझें तो उन्हें आसफ की मौत की खबर कर दें। और मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, किसी करीबी अजीज की लाश से लिपट कर रो लेने का कुछ गबार तो छट जाता है, वरना एक खलश और हसरत नासूर बनकर रह जाती है। और मेरा जाती ख्याल भी यही है। सराज के जाने के बाद मैं और नदीम आपस में बड़ी देर तक बातें करते रहे और उसी रात हमें एक और इतला मिली जो शायद ज़हनी चोट को बर्दाश्त नहीं कर सका था और उसने इन हंगामों से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। और अहम बात यह कि मारुख सुलेमान शाह की मौत पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी और डॉक्टरों ने उसे खतरनाक ज़हनी मरीज़ा करार देकर पागल खाने में दाखिल कराने की सिफारिश की। और रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शाह की मौत की खबर सुनकर पहले उसने कहका लगाया और फिर उसने अचानक पागलों की तरह अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और अपना चेहरा लाहूलुहान कर लिया। और उसने सिर्फ एक ही रात लगा रखी थी कि सुलेमान शाह को जिंदा करवाकर उसे मरना नहीं चाहिए, वरना मैं 2 कौड़ी की औरत उससे अपना इंतकाम नहीं ले सकूंगी। और उसने मुझे आस्तीन का सांप कहा था और मैं उसे डस कर अपने जहर से मारूंगी। और ऐसी मौत जिसे देखकर आसमान और जमीन दोनों लर्ज उठे। और उसे बड़ी मुश्किल से सुलेमान शाह की लाश से डॉक्टरों और नर्सों ने जबरदस्ती खींचकर अलहदा किया। और उस वक्त उसने सुलेमान शाह की लाश के गिरेबान को पूरी शिद्दत से जकड़ रखा था और चीख चीख कर हज़ियानी अंदाज में कह रही थी, आंखें खोलो सुलेमान शाह, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। तुम मर गए तो मेरे इंतकाम की आग मेरे वजूद को जलाकर राख कर देगी। जागो सुलेमान शाह, जागो और मेरी तरफ देखो। मैं मारुख हूँ, वही नागन जिसे तुमने आस्तीन में पाल रखा था। तुमने कहा था कि तुम्हें नागन का जहर निकालने का फन भी आता है, और फिर मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हो? आंखें खोलो सुलेमान शाह, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत के हवाले नहीं करूंगी। और सुलेमान शाह की मौत और मारुख की दीवानगी की इत्तला मास्टर की ने दी थी और मेरा ख्याल है कि अब मलीहा को हालात से बाखबर करके आज़ाद कर देना चाहिए। नदीम ने कहा और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, निदा के बारे में तुमने क्या सोचा? अहमद गौरी और निदा दोनों हमारे लिए बेहद कार आमद हैं। मैंने कुछ सोच कर जवाब दिया। सराज बता रहा था कि अहमद गौरी को भी 1-2 दिन में अदालत में पेश कर दिया जाएगा और उससे बेशतर हम कोई आखिरी फैसला नहीं कर सकते। और निदा को आज़ाद कर देने की सूरत में उसकी मौत का खतरा भी लाहक हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारी कालका रानी भी अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। मैं समझा नहीं। हालात जिस बरक रफ्तारी से सामने आ रहे हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है, नदीम ने दबी जुबान में कहा। और आखिरी बार वो तुमसे कब मिली थी? 1 रोज कबल, लेकिन उस वक्त उसने प्यार मोहब्बत के अलावा कोई और राग नहीं अलापा था। और जगत नारायण के बारे में उसका क्या कहना है? उसने माजरत का इजहार किया है। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। उसका कहना है कि धर्म आश्रम पर देवी देवताओं का पहरा है, इसलिए वो अंदर का हाल मालूम करने से कासर है। गोया उसने एक तरह से इकरार कर लिया है कि कबीर दास ही जगत नारायण का रोल प्ले कर रहा है। नदीम ने तेजी से सवाल किया। हाँ, लेकिन कालका उसके खिलाफ हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब हमें उसकी मदद की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। क्या मतलब? मैंने वजाहत चाही, लेकिन नदीम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो किसी गहरी ख्याल में मुस्तगरक था। शायद अपने जहन में वो जगत नारायण को बेनकाब करने की कोई स्कीम कर रहा था। दूसरी सुबह सराज ने फोन पर मुझे एक और अहम इत्तला सुनाई कि अहमद गौरी ने इकरार कर लिया था कि वो भी ब्लैक पैंथर की वसासत से जगत नारायण के लिए काम कर रहा था। और ये बात हैरत अंगेज थी। जब खुद सराज के कहने के मुताबिक अदम सबूत की बिना पर अहमद गौरी को कानून से सजा नहीं मिल सकती थी, तो फिर उसने अदालत में पेश होने से सिर्फ 1 दिन पहले अपना साबका बयान तब्दील करने में क्या मसरत समझी थी? क्या उसे किसी खास वजह से यह बयान देने पर मजबूर किया गया? लेकिन क्यों? और ड्राव सीन करीब आने के बाद ड्रामे को बिला वजह तूल देने की क्या जरूरत थी? क्या अहमद गौरी ने यह बयान अपनी मर्जी से दिया है या पुलिस की डंडाशाही को भी दखल है? मैंने अपनी मालूमात की खातिर दरियाफ्त किया। जी नहीं, अहमद गौरी ने ताज़ा बयान आज खुद एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिकॉर्ड कराया है। और पहले बयान के बारे में उसका क्या कहना है? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। उसने अपना पहला बयान निदा की खातिर दिया था। वो दरअसल निदा को बचाना चाहता था
जो प्रोफेसर अबरार के सिलसिले में मरकरी किरदार अदा कर रही थी। और सिराज ने तफसील बताते हुए कहा कि मार्गरेट की मौत के बाद से प्रोफेसर बहुत तन्हाई पसंद और आदमी बेजार हो गया था और उसने खुद को महज लिबर्टी तक महदूद कर लिया और दिन रात अपने काम में मसरूफ रहता। लेकिन अहमद गौरी की सिफारिश पर उसने खासी जरा के बाद निदा को मुलाजमत दे दी थी और फिर निदा ने अपनी कम सुनी और मासूम बातों की वजह से प्रोफेसर के दिल को मोह लिया। और नफसियाती तौर पर यह एक फितरी बात थी। जो लोग तजर्बाती काम या दीगर ऐसे ही मशागल में दिन रात मसरूफ रहते हैं, अक्सर उन्हें बड़ी शिद्दत से अपनी तन्हाई का एहसास होता है और वो अपने खौल से बाहर निकलकर कुछ देर तले आसमान तले घुली धूप में लिपट कर सस्ताना पसंद करते हैं। लेकिन अहमद गौरी ने यह आसाइश प्रोफेसर को उसकी लिबर्टी में फराहम कर दी। प्रोफेसर, जो मार्गरेट के मरने के बाद बहुत मोहतात हो गया था, अपने सारे काम खुद ही अंजाम देता और उसे खदशा था कि उसे दोबारा फार्मूले के सिलसिले में ट्रेप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन निदा को देखकर वह सारी एहतियाती तदाबीर को फरामोश कर दिया था और निदा अपनी शोको चंचल बातों की बाहस प्रोफेसर के करीब तर हो गई। और फिर उसने अहमद गौरी के इशारे ही पर प्रोफेसर के मशरूब में एक ऐसी दवा पिलानी शुरू कर दी जिसके कसरत इस्तेमाल से इंसान खुद एतमादी को खो बैठता है। और चुनाचा प्रोफेसर के साथ भी यही हुआ। लेकिन फिर आपकी वजह से, मेरी वजह से मैं चौंका। अब पर्दा पोशी से क्या फ़ायदा मिस्टर शहबाज, सिराज ने जवाब दिया। मुझे मालूम है कि आपने कौम के मफाद में प्रोफेसर से मुलाकात की होगी, लेकिन आपने ये खबर बहुत सारी और अहम बातें जानबूझकर छुपाई थी और मैंने कुछ सोचकर उस फार्मूले का मसला बहुत ज़्यादा एहसास था और है, इसलिए उसका तज़किरा किसी और से करना मुनासिब नहीं समझा और मैं इस मसलत की अहमियत को समझ रहा हूँ। बहरहाल, गुमशुदगी की वजह से अब अहमद गौरी ने ज़ुबान खोल दी है और निदा को बचाना चाहता है। इसी वजह से उसने पुलिस को हालात से आगाह कर दिया और निदा की गुमशुदगी मैंने अनजान बनकर पूछा। सिराज ने जवाब दिया कि अहमद गौरी के बयान के मुताबिक जिस रोज़ आप प्रोफेसर से मिले थे, उसके फ़ौरन ही बाद ही निदा को अगवा कर लिया गया। आईसी, मैंने एक माकूल जवाब पेश किया और प्रोफेसर के फार्मूले के सिलसिले में मैं अब भी कुछ बैरूनी कुव्वतें हमारे मकामी लोगों को पैसे का लालच देकर अपना मफाद हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और इस ख्याल के पेश नज़र मुजरिमों ने जो किया है जो नहीं करना चाहिए था। और मेरा मतलब है कि अहमद गौरी पर हमला और फिर उसके हवालात जाने के बाद निदा को मंजर आम से हटा देना ही उनके हक में बेहतर था। एक बात फिर भी काबिल गौर रह जाती है, सिराज ने संजीदगी से कहा। अगर अहमद गौरी ब्लैक पैंथर के जरिए नारायण या किसी और ताकत के लिए काम कर रहा था, तो फिर उसकी भी उन्हीं लोगों पर फर्ज थी कि ऐसी सूरत में अहमद गौरी पर हमला और कभी कभी एक मामूली सी गफलत ही मुजरिम को कानून के आहनी शिकंजों तक ले आती है। और हो सकता है कि अहमद गौरी के सिलसिले में भी जगत नारायण, ब्लैक पैंथर या कोई और ही कुछ ज़्यादा बेपरवाह हो गया हो और किसी दूसरी पार्टी ने अहमद गौरी के अम्पार्टमेंट में दाखिल होकर उसको ज़ूद की कौब किया। लेकिन सिर्फ इसी पर इक्तफा क्यों की गई? अगर अहमद गौरी उनकी निगाहों में आ चुका था तो उसे भी अगवा किया जा सकता था और सिर्फ जख्मी करके छोड़ देने से क्या हासिल। और सिराज ने तेज़ी से मेरा जुमला मुकम्मल करते हुए तफ्तीशी अंदाज इख्तियार किया। और दूसरी बात जो परेशान कुन है वो ये है कि मेरी तफ्तीश और मालूमात के मुताबिक अहमद गौरी पर हमले के बाद ही निदा को अगवा किया गया और फिर अहमद गौरी को इस बात का इल्म किस तरह हुआ? आप शायद भूल रहे हैं कि आसफ भी जगत नारायण के इशारे पर चलने पर मजबूर था और मुमकिन है कि निदा के बारे में भी उसी को इस्तेमाल किया गया हो सकता है, मगर हवालात में इन दोनों को अलग अलग रखा गया था और फिर हम उसी काली भेड़ को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं जो आपका करिंदा होने के बावजूद। और भी बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं, मगर एक सवाल अब भी तशन्ना रह गया है। वो क्या? अहमद गौरी के ताज़ा बयान के बाद पुलिस यकीनन निदा को बाजियाब करने की कोशिश बहरहाल करेगी और प्रोफेसर इबरार के हवाले से भी निदा की अहमियत बढ़ जाती है, मगर अहमद गौरी भी इस सज़ा से नहीं बच सकेगा। कभी कभी मोहब्बत की इंतहा
दीवानगी की सरहदों को भी छूने लगती है। और हो सकता है अहमद गौरी और निदा के दरमियान भी ऐसा ही कोई जज्बाती रिश्ता रहा हो, मगर मेरा ख्याल है कि वो रिहा होने के बाद अपने ज़राए से निदा को ज़्यादा आसानी से तलाश कर सकता था। और मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो लोग फार्मूले की गर्ज से अहमद गौरी को इस्तेमाल कर रहे हों, अब उनकी निगाहों में उसकी अहमियत बाकी ना रही हो, इसलिए कि उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। और मकसद ये कि इस तरह अहमद गौरी अपनी मौका रिहाई के इम्कानात से महरूम हो जाएगा और निदा को वो पहले ही मंजर आम से हटा चुके हैं। आप भी दुरुस्त कह रहे हैं। बहरहाल केस अब और उलझ कर रह गया है, सिराज ने कहा। और अहमद गौरी के बयान के बाद अब नगमा और आसफ के कातिलों को गिरफ्तार करने का प्रेशर कुछ और ज्यादा बढ़ गया है। और क्या आप इस ज़माने में मेरे साथ कोई तावन नहीं करेंगे? आप हुक्म दें और मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी छठी हिस्स। प्लीज़ मिस्टर सिराज, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। आप इस सिलसिले में पहले बहुत मुझे मशहूर कर चुके हैं, और क्या आपको अब तक मेरी बातों का यकीन नहीं आ सका? मन आनम, मैं संजीदगी से बोला। इल्मे नजूम या पामिस्ट्री से मेरा कभी कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि पहले आपके ख्वाब या फिर छठी हिस्स की बातें 100% दुरुस्त साबित होती रही हैं, और मैं इनकार नहीं करूंगा, मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। कभी कभी इंसान जो कुछ सोचता है, जो चाहता है, वो हैरत अंगेज तौर पर पूरा हो जाता है। माहरीन उसे टेलीपैथी का नाम देते हैं, और कुछ लोग ब्लैक मैजिक की दुकान चमकाने की खातर भी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। और फुटपाथ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाकर बैठने वाले या किसी मुक्त सिर से कैबिन में दो बेदर्द सांप गले में डाले हुए फकीर टाइप के लोग भी इसी किस्म की बेपरकी उड़ाने के बाद अपनी रोजी कमा रहे हैं। और जिन लोगों के सिलसिले में उनकी कही हुई अंट शंट बातें दुरुस्त हो जाती हैं और वो उन्हें पीरो मुर्शिद समझने लगते हैं, जिनको नाकामी होती है, उन्हें ये कहकर टाल दिया जाता है कि अभी तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। फिर भी मुझे तवक्का है कि आप मेरी हर मुमकिन मदद करेंगे। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो मुझे खुशी होगी। और मैंने सिराज की गुफ्तगू करने के बाद एक फाइल उठाई तो अचानक मेरी नज़र कालका पर पड़ी, जो मेरे सामने बैठी बड़े मैनीखेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी, और आज उसके तेवर कुछ और ही नजर आ रहे थे। सिराज से बहुत घुल मिलकर बातें हो रही थी। हाँ, वो मुझे बता रहा था कि कालका की निगाहें धरती के अंदर भी झांक सकती हैं। और वो तेजी से बोली, अहमद गौरी को वो बयान देने पर मैंने ही मजबूर किया था। कोई खास सबब? हाँ, वो मुझे तेज निगाहों से घूरते हुए बोली, जो चीज काम की ना रहे उसकी हिफाजत नहीं करते, और मेरी आदत भी ऐसी ही है। उसके लहजे में तीखापन भी शामिल हो गया। जो खिलौने मुझे पसंद नहीं आते मैं उन्हें तोड़ देती हूँ। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। और मुझ से तुम्हारा दिल अभी भरा है या नहीं? और तुमने निदा को कहाँ रखा है ये मुझे मालूम है। मैं चाहूं तो तुम्हारे मित्र सिराज को भी तुम्हारा दुश्मन बना सकती हूँ, कालका ने धमकी दी। जरा गौर करो, अगर सिराज को फोन पर तुम्हारे हवाले से निदा के अगवा करने की इतला दे दी जाए और वो पुलिस के हाथ लग जाए तो तुम ये शौक भी पूरा कर लो, मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं। और मैंने इस बार सपाट लहजे में जवाब दिया। और मुझे कभी उम्मीद थी कि अगर ऐसी सूरत पेश आई तो उस्मान गनी मेरी मदद जरूर करेगा। सोच लो शहबाज खान, अभी समय है, और मेरा कहा मान लो। जो शक्ति तुम्हारी सहायता कर रही है वो भी बहुत जल्द तुमसे नजरें फेरने पर मजबूर होने वाली है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं मुस्कुराया। उसके बाद शायद तुम्हारी महान शक्ति मुझे नरक में झोंकने की कोशिश करेगी, और तुम अब भी मेरा कहा मान लो तो आने वाले कल को रोका जा सकता है, वो गहरी संजीदगी से बोली। मैंने तुम्हें हमेशा अच्छी और गुर की बातें समझाई हैं। मेरी मानो तो सुंदर नारियों के शरीर से खेलना छोड़ दो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। सिर्फ तुम्हारा बनकर हो रह जाऊं। हाँ, कालका सर्द आह भरकर बोली, और मुझे मालूम है कि तुम इस समय मेरी बातों को हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, परंतु इतना याद रखो कि अगर अब भी तुमने अपनी कालका कहा ना माना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या तुम भी? मैंने कालका को शोक नजरों से देखा। और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि जो कुछ कल होने वाला है उसके बाद कालका की शक्ति भी तुम्हारे किसी काम ना आ सके, वो बेहद संजीदा थी। तुम अपने सेवक से क्या चाहती हो? मैंने उसकी आंखों में दूर तक झांकने की कोशिश की। सुंदर नारियों का ध्यान अपने मन से निकाल दो।
काले बादल जो छाया बनकर सर पर मंडला रहे हैं वो छट भी सकते हैं। और कालका ने बदस्तूर संजीदगी से कहा और फिर कुछ तवक्कुफ से बोली, प्रोफेसर वाले फार्मूले में मेरी सहायता करो। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें धरती से उठाकर आकाश पर पहुंचा दूंगी। जगत नारायण, मैंने यकलक संभल कर बोला, और उसका क्रियाकर्म होने के बाद मैं तुम्हारी बात पर गौर कर सकता हूँ। ये मेरे बस से बाहर की बात है। और यही जुमला तुमने कभी भूषण के लिए भी कहा था कि उस पे सर पर देवी देवताओं की छाया है, लेकिन वो छाया भी उसकी काया पलटते वक्त किसी काम ना आ सकी। काश मैं खुलकर तुमसे बातें कर सकती। वो तलमला कर रह गई। और खुलकर बातें कर ही डालो कालका रानी, अब हमारे दरमियान क्या पर्दा रह गया है। तुम्हारी निगाहें पर्दों के उस पार नहीं देख सकती। वो पहलू बदल कर रह गई। उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन खुल कर नहीं कह सकती। लेकिन वो चेहरे के तासरात बदलने पर भी कादर थी। इसलिए मेरे लिए कोई आखिरी फैसला करना दुश्वार था। और फिर यकलख्त मुझे लेडी मकलानस की बातें याद आ गईं। उसने भी यही कहा था कि मैं दलदल से बचने की कोशिश करूं, वरना तेज बारिश मुझे हमेशा के लिए डुबो देगी। और उसने भी यही कहा था कि वह बहुत जल्द कालका की आत्मा को भी उसकी मूर्ति में दोबारा कैद करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन था तो फिर लेडी मकलानस को इंतजार किस बात का था? क्या वो किसी खास वक़्त की मुंतज़िर थी? किस विचार में गुम हो गए शहबाज खान लेडी मकलानस के बारे में सोच रहा था। वो भी ऊंचे ऊंचे सपने देख रही है, परंतु कल क्या होने वाला है ये पूरी तरह कोई भी नहीं जानता। कालका ने लेडी मकलानस का नाम सुनकर उसे सफेद फार्म कुतिया के नाम से नवाजा और संजीदगी से बोली, आकाश पर जो बादल घिर कर आ रहे हैं उसके बारे में कोई भी विश्वास से कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरा मन गवाही देता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। क्या तुम उस तूफान के बारे में कोई इशारा भी नहीं कर सकती? कालका ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। उसकी आंखों से बेबसी और जल्लाहट के मिले जुले तासरात नुमाए थे। और फिर उसे मैं कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसका चेहरा खौफ से यकलख्त जर्द पड़ गया और वो उसी लम्हे के लिए सरतापा लर्ज कर रह गई। और फिर उसने जय प्रभु का नारा लगाया और नजरों से गायब हो गई। उसका वो अंदाज मेरे लिए बड़ा माबैनी खेज और काबिल गौर था। और उस्मान गनी के दरमियान में आने के बाद मैं उसकी तागूती कुव्वतों के हिसार से निकल गया। और एक दो बार उस्मान गनी और कालका के दरमियान भी पुर इसरार और आंखों के करिश्मों की आंख मचोली हो चुकी थी, लेकिन कालका की निगाहों के खौफ के वो तासरात मुझे उससे पहले कभी नजर नहीं आए थे। वो मुझे इशारों किनारे में जो कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। और कोई ताकत ऐसी जरूर थी जिसने उसकी जुबान पर ताले डाल दिए और उसे कुव्वते गोयाई से महरूम कर दिया था। और वो ताकत किसकी थी जिसने कालका की तागूती कुव्वत पर कदगन लगा दी? और मैं इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में मसरूफ था कि उस्मान गनी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी और वह मेरी बाएं जानब पाखे से टेक लगाए खड़ा अजीब अंदाज में घुरा रहा था, मारूफ के बारे में इतने उदास मत हो, वो मेरे बारे में किसी काम की नहीं रही। और अभी एक लम्हे पहले कालका यहाँ मौजूद थी। मैंने उस्मान गनी को कालका से होने वाली तमाम गुफ्तगू बड़े तफसील से सुनाते हुए कहा, क्या तुम भी किसी उठने वाले ऐसे तूफान को नहीं देख रहे जिसके सामने कोई बंद नहीं ठहर सकेगा और सारे लोग रेदा रेदा होकर बिखर जाएंगे? कल के बारे में सोचने से सेहत पर अच्छा असर नहीं पड़ता। वो मुस्कुराया, जो होना है वो होकर रहेगा और फिर आड़ से अपने जान को रोग लगाने से क्या हासिल। और अहमद गौरी ने अपना बयान बदल दिया है। मैंने पहलू बदल कर जवाब दिया, और मुझे मालूम है कि उसका बुरा वक्त भी नज़दीक आ गया है और उसके बयान से ज़्यादा मुझे नगमा की मौत का अफसोस है। वह बड़ी जानदार लड़की थी। और तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि हमें मरने वालों के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। और फिर जो जिंदा है उनके बारे में सोचो। उस्मान गनी का लहजा मैनी खेद हो गया। और तुम्हारा इशारा गालबन निदा की तरफ है। हाँ, वो होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, उससे पहले कि ए बाग जिंदगानी मुरझा चली जवानी का ये शेर अपनी बदनमा सूरत में सामने आए और इंसान को दिल भर कर खोशा चीनी कर लेनी चाहिए। और डाली पर खिलते हुए किसी फूल को तोड़कर उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न और महक से लुत्फ अंदोज होने का नाम ही जिंदगी है। वरना धूप की तपश से फूल डाली पर ही मुरझाकर सर डाल दे तो उसे खिलने ना खिलने का मकसद फौत हो जाता है। मैंने तुम्हारी खातर
खुशनुदी की खातिर भूषण को मिटा दिया, लेकिन इसी शर्त पर कि तुम निदा को नहीं बख्शोगे। और मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर तुम भूल रहे हो रफीकी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और तुम्हारी कालका देवी भी कई बार तुम्हारी निगाहों के सामने मुझसे घबराकर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो चुकी है। और ये हमारी पहली मुलाकात कब, कहाँ और किन हालात में हुई थी? उस्मान गनी ने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। तुम्हारे दोस्त ने उस वक्त मेरे हुलिया का मजाक उड़ाने की जसारत की थी, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। जानते हो क्यों? मैं तुम्हें अपनी कुव्वत का खेल दिखाना चाहता था, पर यह मौका भी तुम्हारे दोस्त ने ही फराहम कर दिया। और उसने मशवरा दिया था कि मैं आहनी दरवाजे के फ्रेम की किसी जरी से होकर उस कैद खाने से निकल जाऊं जहां तुम दोनों को मेहमान बनाकर रखा गया था। और मैंने लोहे के उस मजबूत दरवाजे से बाहर निकलने की खातर मज़का खेज हरकतें भी की थीं, और मैं चाहता तो हवा बनकर बाहर निकल जाता, लेकिन फिर मैंने उस वजनी दरवाजे को किसी किताब की तरह शेल्फ से उठा निकाल कर एक तरफ फेंक दिया था, और मैं वहां आराम करने की गरज से मौजूद नहीं था। तो मैं बचाने की खातर पहले से पहुंच गया था, और सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे पसंद आ गए थे, और मैं तुम्हारे जरिए जिंदगी की रंगीनियों को बहुत करीब से देखना चाहता था। क्या तुम निदा को दुनिया की रंगीनियों में शुमार नहीं करोगे? खफा मत हो मेरे दोस्त, मैंने उस्मान गनी की खफगी दूर करने की खातर मुस्कुराकर कहा। मैंने तो सिर्फ एक अमकानी बात कहनी चाहिए थी। जहां मैं हूं वहां अमकानात और क्यास आराई की कोई दखल नहीं हूं। और वो किसी माहर फलसफी जैसे अंदाज में बोला। किसी बात का अज़म करके उसे टाल देने वाले ज्यादा कामयाब नहीं होते। सिर्फ इल्म बेमानी सी चीज है, अमल ना हो तो तमाम सलाहियतों को जंग लग जाता है। ये तुमने फलसफे की डिग्री, वक़्त मत ज़ाया करो रफ़ीकी, उसने मेरा जुमला काटते हुए कहा। अव्वल तो मैं जिद नहीं कर सकता, और दूसरा इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में भी हूँ, और अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। वक़्त कम हो और काम ज़्यादा तो फिर आराम करने की बात नहीं बनती, और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़कर उठ जाना चाहिए। और मेरे पास उस्मान गनी की बात पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसको नाराज कर देने की सूरत में मुझे कालका की दुश्मनी मोल लेना पड़ती, जो मुझे किसी कीमत पर भी मंजूर नहीं थी। और इमारत के पार्किंग शेड में पहुंचकर मैंने दानिश से गाड़ी की चाबी ली और उसे अपनी वापसी तक इंतजार करने की ताकीद की। फिर इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को खुली सड़क पर ले आया, और हमारा रुख नदीम के फार्म हाउस की ही जानब था। उस्मान गनी मेरे बराबर वाली सीट पर आलती पालती मारे बैठा, भागते हुए मनाजर और हंगामों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। क्या तुम बराह रास्त निदा पर आशिक नहीं हो सकते? और मेरा अंदाज दोस्ताना ही था। हो सकता रफीकी तो तुम्हारी मदद कभी ना लेता, उसने उदास और हसरत भरे लहजे में जवाब दिया। मैं समझा नहीं, मैंने उससे छेड़ा। क्या कोई खास मजबूरी लाहक है? हाँ, मुझे मेरे बाप की बद्दुआ लग गई है, और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने हैरत से दरियाफ्त किया। मेरे बाप ने मुझे तुम्हारी मदद करने से रोका था, लेकिन मेरी सरकशी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं समझा नहीं, तुम्हारा बाप मुझे कैसे जानता है? और मैंने बेचैनी से सवाल किया। तुम भी उसे जानते हो, उसने तलमलाकर जवाब दिया। और उसने मेरे ऊपर बंदिश लगाने की कोशिश की थी, और मैं आज़ादी का कायल हूँ। बस मैं सरकशी पर उतर आया। क्या तुम मुझे अपने वालिद का नाम बताना पसंद करोगे? मैंने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। क्यों? उसने मुझे घूर कर देखा। क्या तुम मेरे उस मेहरबान बाप को इतनी जल्दी भूल गए, जो मियाँ साहब के हुक्म पर तुम्हारी निगरानी करता था? ओह, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और माजी की याद आई तो मैं तड़प उठा, और बहुत सारे अच्छे दिन याद आने लगे। मियाँ साहब की खफगी में मुझे बहुत महंगी पड़ी थी, और वो मुझसे नाराज होते तो शायद काल का मेरे ऊपर एक लम्हे को भी ताखीर पाने का तस्वर नहीं कर सकती थी। और जब तक संदल की अकरामात अंगूठी मेरी उंगली में रही, मैं पूरी तरह महफूज था। लेकिन उसके बाद तागूती कवतें मुझसे अपना हिसाब बेबाक करने के लिए उलझने लगीं, और मेरे ऊपर सुकून का एक एक सांस लेना दूभर हो गया था। माजी को भूल कर हाल में वापस लौट आओ रफीकी, और मुझे कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। उस्मान गनी को शायद इस वक्त मेरी खामोशी और संजीदगी गिरां गुजरी थी, और उसकी तेवरी पर आने वाले बल इस बात की तर्जमानी कर रहे थे कि इस वक्त वह मुझे मुजमल या उदास मूड में देखने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें शोले बार हो रही थीं, और मैं ना चाहने के बावजूद मुस्कुरा दिया।
मैंने नदीम के फार्म हाउस पहुंचकर अपनी गाड़ी रोक दी और ना जाने वो कौन सा खौफ था जिसकी वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और उससे बेशतर कि उस्मान गनी ने इस तरह धमकी देकर भी कभी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया था। और फिर निदा के बारे में उसको किस बात की इजलत थी। उस्मान गनी ने गाड़ी से उतरते ही मेरा हाथ थाम लिया और उसका हाथ रुई के गाले की मानद मुलायम और बर्फ की मानद सर्द था, लेकिन उसकी निगाहों में इस वक्त भी खतरनाक शोलों का रक्स जारी था। और उसने एतराफ़ किया था कि वो उस नेक और रहम दिल बाप का बेटा है जिसने मियाँ साहब के हुक्म पर कदम कदम पर मेरी निगरानी की थी और आने वाले खतरों से आगाह किया था। और मियाँ साहब के नाराज हो जाने के बाद वो भी अपने फर्ज से सुपरदोश हो गया, लेकिन उसने उस्मान गनी को ताकीद की थी कि वो किसी सिलसिले में भी मेरे साथ कोई राब्ता कायम ना करे। और उस ताकीद ने उस्मान गनी को सरकशी पर आमादा कर दिया और उसमें कोई तअज्जुब या हैरत की बात भी नहीं थी। मिसल मशहूर है कि शैतान के घर औलिया और औलिया के घर शैतान भी पैदा होते रहे हैं और इस किस्म के वाक़या से हमारी तारीख के अवराक भी भरे पड़े हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात से सरोकार था कि उस्मान गनी अपने वालिद की फितरत के बरअक्स मुझे नेकी की बजाय बदी के रास्ते पर क्यों चलाने की कोशिश कर रहा था, और ये कि सिर्फ सरकशी थी या उसके पीछे कोई राज भी मख्फी था। और मुझे इस वक्त खुदा के उस बरगजीदा कंबल पोश बुजुर्ग का ख्याल रह रह कर आ रहा था जिनकी खफगी ने संदरी अंगूठी का तोहफा मुझसे वापस ले लिया था और फिर मैं तागूती हाथों में खिलौना बनकर रह गया। कालका ने बुजुर्ग का साया खत्म हो जाने के बाद मेरा मजाक उड़ाया था और मुझे जलील किया और मुझ पर पूरी तरह मुसल्लत हो रही थी कि अचानक एक मोड़ पर उस्मान गनी सामने आ गया और फिर मैं कालका से पीछा छुड़ाकर उस्मान गनी के साथ हो लिया जिसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मैं हुस्न की सरकशी को ज़ाहिर करता रहूं और उसके इवज वो हर तरह से मेरी मदद करने को तैयार था। और दो कुव्वतों के दरमियान फंस कर मैंने अपनी ताकत को फरामोश कर दिया और मेरी खुद एतमादी कमज़ोर पड़ती गई और फिर मेरे कदमों में लग़ज़श आ गई और मैं कई मरहलों पर उस्मान गनी के इशारों पर डगमगा चुका था। लेकिन आज ना जाने क्या बात थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और लेडी मकलानस के कहे हुए जुमले मेरे जहन में सजाए बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। और उसने मुझे दलदल से दूर रहने का मशवरा दिया और फिर कालका नमूदार हुई और उसने भी किसी ऐसे तूफान की तरफ इशारा किया था जो सब कुछ तबाह कर देने के लिए उठ रहा था। और कालका ने कहा था कि अगर मैं सुंदर नारियों के शरीर से खेलना बंद कर दूं तो हालात तब्दील हो सकते हैं। लेकिन मैंने उसकी बात भी एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दी और कालका और बोशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। उसका तजर्बा मुझे हालात की चक्की में पिसने के बाद हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि बोशन दोगला होने के बावजूद खुल कर वार करने से भी नहीं चूकता था, जबकि कालका बहुत गहरी चाल चलने की आदी थी। वो बज़ाहिर अच्छाई और बुराई के तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश करती और ऐसी तागूती कुव्वतों को बुरे कार लाकर अपना मतलब भी निकाल लेती। और हो सकता है कि उसने मुझे किसी आने वाले तूफान से खौफजदा करके उस्मान गनी को दरमियान से हटाने की कोई चाल चली हो। बहरहाल मैं कोई फैसला करने से कासर था। क्या सही था और क्या गलत, ये ऊपर वाले को बेहतर मालूम था। उस्मान गनी मेरा हाथ थाम कर फार्म हाउस में दाखिल हुआ और गेट से अंदर दाखिल होते ही मुझे राजू और उसके दो साथी नजर आए। दो ताश खेलने में मसरूफ था। उन्हें हमारी आमद की कोई इतला नहीं हुई और उस्मान गनी मेरा हाथ थाम कर राजू के अकब में पहुंच गया और उसकी ये हरकत भी मेरी समझ से बालातर थी। वो फार्म हाउस में मेरे जरिए निदा के हुस्न को पामाल करके अपने किसी जज्बे की तस्कीन की खातिर आया था और फिर वो राजू के अकब में जाकर क्यों रुक गया। राजू इस वक्त अपने पत्ते उठाकर आहिस्ता आहिस्ता देख रहा था और मेज पर दाव पर लगी हुई राखी खसम रकम खासी तादाद में मौजूद थी और राजू के होंठों के दरमियान फंसा हुआ सिगरेट धुआं दे रहा था और उसकी निगाहें उन पत्तों पर जमी हुई थीं जिन्हें वो किसी माहर पेशावर जवारी की तरह उंगली से दबाकर आहिस्ता आहिस्ता खिसका रहा था। और पहला पत्ता बादशाह था और दूसरा कार्ड जो सामने आया वो उसी रंग की मेम थी। राजू के दिल की धड़कनें इस वक्त जरूर तेज हो रही होंगी और उसके चेहरे पर एक अजीब अज़तराबी कफियत थी। और फिर तीसरा पत्ता सामने आया तो वो भी उसी रंग का गुलाम साबित हुआ और राजू को इस खुशी में उछल पड़ना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई और ये भी उसकी पेशा वराना महारत की दलील थी। और उसने हैरत अंगेज तौर पर अपने दोनों साथियों को गलतफहमी का शिकार करने की खातिर
बूझे हुए अंदाज में बारी बारी देखा और दरमियान में पड़ी हुई रकम पर एक निगाह डाली और फिर कुछ देर हचकिचाने के बाद उसने एक चाल और चल दी। पत्तों को उसने अपने सामने मेज पर रख दिया था। क्या बात है उस्ताद, राजू एक साथी ने मुस्कुराकर उसे टटोलने की कोशिश की। हमें ब्लफ कर रहे हो या पकाकर खाने का इरादा है? एक चाल मेरी भी। और दूसरे ने राजू की कोई जवाब देने से बेशतर ही एक मखसूस रकम गिन कर रुपयों के ढेर में मिला दी। क्या तुम एक दिलचस्प खेल खेलना पसंद करोगे? उस्मान गनी ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। वो क्या? पत्तों के एतबार से जीत राजू की होनी चाहिए, लेकिन तुम अगर कहो तो मैं उसकी जीत को हार में भी तब्दील कर सकता हूँ। ये किस तरह मुमकिन है? मैंने हैरत का इजहार किया। उस्मान गनी के लिए किसी नामुमकिन को मुमकिन बना देना बाएं हाथ का खेल है। और फिर उसने हाथ बढ़ाकर तीनों खिलाड़ियों के पत्ते तब्दील कर दिए, लेकिन तीनों में शायद किसी ने पत्तों की इस वादे हरकत का महसूस नहीं किया और खेल जारी रहा और दरमियान में पड़े हुए नोटों में बतदरीज इजाफा होता रहा और राजू अपनी जगह पक्का था। चुनाचा उसके बाकी दोनों साथियों ने कवायद के मुताबिक मतलूबा रकम मेज पर डालकर एक दूसरे के पत्ते देखे और दोनों ही की हैरत अपनी अपनी जगह बजा थी। लेकिन फिर उनमें से एक ने अपने कार्ड फेंक दिए और खेल का सिलसिला दोबारा जारी हो गया और रकम में इजाफा होता गया और फिर राजू ने डाज देने की खातिर अपने पत्तों को दोबारा उठाया, इस तरह के वो अपने मुकाबले को मजीद पकाकर हड़प करना चाहता था। लेकिन उसकी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई। उसकी उंगलियां पत्तों पर लर्ज कर रह गईं और जो हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हो चुके थे। और उसने अपनी आंख मल कर दोबारा पत्तों को गौर से देखा और अपनी बेनाई पर उसे यकीनन शुबा हो रहा था और उसकी जगह कोई और होता तो उसकी भी वही कैफियत होती। बादशाह, बेगम और गुलाम की बजाय अब उसके हाथों में 3, 5 और 7 थे और वो भी मुख्तलिफ रंगों के, और उसका सटपटा जाना कुदरती अमर था। किस सोच में गुम हो गए उस्ताद? मर्दे मुकाबल ने मैंने खेद अंदाज इख्तियार किया। मैं जानता हूं कि तुम फलश के माहिर हो, लेकिन आज शो करो। राजू रकम मजीद मेज पर डालकर तेजी से बोला और मर्दे मुकाबल ने अपने पत्ते मेज पर रख दिए और उसके पास 6, 7, 8 था और राजू ने झपट कर गुड्डी पर रखे हुए आखिरी 3 पत्तों को देखा और वो भी बदले हुए थे। मर्दे मुकाबल ने जीत की रकम समेट ली। पसंद आया तुम्हें ये तमाशा? उस्मान गनी ने बाएं पलक झुकाकर कहा। जरा सोचो इस वक्त राजू के दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी और तुमने इस गरीब की जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया। तुम वाकिफ नहीं हो रफीकी, उस्मान गनी ने जवाब दिया। और राजू एक बेहतरीन शार्पर है और मुस्तकिल जीतता है और आज भी यह हारा नहीं है और उसके बावजूद भी खामोश बैठा अंगारे चबा रहा है। छोड़ो इसे, हम यहाँ किसी और मकसद के लिए आए हैं। और उस्मान गनी मुझे लेकर जमीन दोज कमरे की तरफ चल दिया और मैंने बड़े नफसियाती तौर पर मेरी कैफियत को तब्दील कर दिया था और सब मेरे दिल की धड़कन खत्म हो चुकी थी। हम नीचे कमरे में पहुंचे तो निजा मुझे देखकर जल्दी से उठ गई। वो अपने किसी ख्याल में मुस्तगरक नीम दराज थी और उस्मान गनी ने उसे एक नजर भर कर देखा और फिर मेरा हाथ आहिस्ता से दबाकर बोला, मैं तुम्हें पेश की मुबारकबाद देता हूं। तुम्हारी आज की कामयाबी दूसरी तमाम फतूहात से ज्यादा और हंगामा खेज साबित होगी। और ईमान से कहो, क्या इस वक्त निदा टहनी पर झूमती हुई किसी आध खिली किली से ज्यादा हसीन नहीं लग रही? और उस्मान गनी अपना जुमला मुकम्मल करके निगाहों से उजल हो गया। उसने गलत नहीं कहा था, निदा का हुस्न बेमिसाल था और उसकी कम सिनी काबिले दी थी। वो मुझे अपनायत भरी निगाहों से देख रही थी और मेरे दिल में छुपा हुआ शैतान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। मैं इस कैदे तन्हाई से तंग आ चुकी हूं, उसने बेजारी का इजहार किया। और मैंने शायद तुम्हारे कहने पर अमल करके गलती की थी। मैं बेकसूर थी। अहमद गौरी ने मुझे मौत की धमकी देकर प्रोफेसर इब्रार के ज़हन को मफलूज करने की साजिश की और जिसमें ज़बरदस्ती शरीक किया था, और यही बयान मैं पुलिस को और अदालत को भी दे सकती थी। गलत सोच रही हो, मैंने उसकी बात की नफ़ी की। वो रकम जो तुम बतौर मुआवजा कबूल कर चुकी थी इस बात की दलील बन सकती थी कि तुम्हारा बयान गलत है और मैं रकम वापस भी कर देती। कोई फर्क ना पड़ता, मैंने उसके करीब बैठकर कहा। प्रोफेसर इब्रार की शख्सियत इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल है और जिस फार्मूले पर वो काम कर रहा है उसकी कामयाबी की सूरत में अगर उसे सोने में और जवाहरात में भी तोल दिया जाए तो बहुत कम होगा। और तुम्हें पुलिस या अदालत के रूबरू ये तस्लीम कर लेने के बाद
कि तुम उसे किसी भी वजह से जहनी तौर पर माजूर करने की खातिर 2-4 डोज पिला चुकी हो काबिल माफी नहीं समझा जा सकता, और मैं अपने किए की सजा भी भुगतने पर आमादा हो जाती। उसने जज्बाती अंदाज में कहा, और मैंने बहरहाल अपने वतन से गद्दारी का जुर्म किया था, और उसकी सजा मेरे लिए इस क़यादे तन्हाई से ज्यादा अजियतनाक साबित ना होती। ये तुम्हारी भूल है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। जो फर्द एक बार भी जेल की हवा खा लेता है और फिर मुआशरा उसकी बेगुनाही को तस्लीम नहीं करता, उसे अच्छी नजरों से भी नहीं देखा जाता। अब अगर अहमद गौरी ने जुबान खोल दी तो उसने मुझे सवालिया नजरों से घूरा। वो अपनी जुबान खोल चुका है, मैंने दबी जुबान में कहा। नहीं, निदा ने सहम कर कहा, और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, अब मेरी पोजीशन क्या होगी कि अब कानून मुझे माफ कर देगा। इसी वजह से फिलहाल तुम्हारा सामने आना मुनासिब ना होगा। और मैंने कुछ सोच कर जवाब दिया, अहमद गौरी तुम्हारा नाम लेने के बाद भी सजा से नहीं बच सकेगा, उसे सजा हो लेने दो। उसके बाद तुम सामने आकर यह बयान दे सकती हो कि तुम चौंका अहमद गौरी की साजिश से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए उसकी गिरफ्तारी के बाद अंडरग्राउंड होने पर मजबूर हो गई थी। अगर ऐसा ना करती तो वो मुल्क दुश्मन अनासर जो अहमद गौरी के जरिए प्रोफेसर को जहनी तौर पर तलाश करके फार्मूला हासिल करना चाहते थे, वो तुम्हें किसी कीमत पर जिंदा ना छोड़ते। और हो सकता है कि इस तरह कानून मेरे हक में ज्यादा तलख साबित ना हो, लेकिन वो लोग जो अहमद गौरी को इस्तेमाल कर रहे थे क्या मेरे सामने आने के बाद मुझे जिंदा छोड़ देंगे? और उन्हें यह नामुमकिन है कि उसने एक माकूल बात पर जोर देते हुए कहा, तो मुझे जाने दो, शायद मैं जेल में ज्यादा बेहतर तौर पर अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकती हूँ। गुनाह का सिर्फ नाम याद है या कभी उसका तजर्बा भी कर चुकी हो? मैंने उसकी निगाहों में निगाहें डालकर सरसराती हुई आवाज में कहा, तो वह मुझे हैरत से घूरते हुए 2 कदम पीछे हट गई। तुम क्या कहना चाहते हो? अहमद गौरी ने बयान दिया है कि तुम उसकी दाश्ता बनकर उसकी शरीके कार थी। ये झूठ है, सरासर बहतान है। वो मुजस्समे एहतजाज बन गई और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जेल के बारे में क्या समझती हो? मैंने किसी शितारी की तरह उसे अपने जाल में फांसने की खातिर एक हरबार और इस्तेमाल किया। वहां वक़्त से पहले किसी भी औरत को उनके अज़ियतनाक और काबिल बयान तजर्बों से 2-4 कर दिया जाता है, जिसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। और अखबारात में आए दिन इसकी खबरें शाया होती रहती हैं। लेकिन गुनाहों का सिलसिला जारी रहता है। हवस इंसान को अंधा बना देती है, और कभी दौलत की हवस और कभी अबुल हवासी की हवस। और मेरा ज़हन उस वक़्त अपने इख्तियार में नहीं था। शायद उस्मान गनी की शैतानी क़ुव्वतों ने मुझे उकसा दिया था, या फिर निदा की सहमी मासूम निगाहों में मुझे तशंगी का कोई जज्बा नजर आ रहा था, जिसने मेरी निगाहों पर पट्टी बांध दी, और मैं उसे जिन नजरों से घूर रहा था शायद वो उनका मफहूम भांप गई। तुम आज कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो, उसने खौफजदा लहजे में कहा। तुम भी बदल जाओ, जिंदगी में हर तब्दीली एक नए बाब का इजाफा करती है। मैं बहकने लगा। जल्दी करो रफीकी, मेरी कानों में उस्मान गनी की आवाज उभरी। वक्त गुजर गया तो फिर सोने की ये चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। ये कैसे मुमकिन है? मैंने जहनी तौर पर मुस्कुराकर उस्मान गनी से कहा, तुम हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रखते हो, फिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? वक्त की रफ्तार को नहीं तो महसूस कर सकते? उस्मान गनी के लहजे में अस्तराब शामिल हो गया। और हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। क्यों? क्या तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? रफीकी, इस सुनहरी चिड़िया को जल्दी शिकार करो, इसके बाद बातें होंगी। और निदा मुझे बहुत गौर से देखे जा रही थी। मैंने 1-2 कदम और बढ़ाए तो उसके तनफ़्फ़ुस की रफ्तार 2 चंद हो गई, और मेरे जिस्म में उसकी गफियत देखकर बरकी लहर दौड़ गई, और मैं किसी उकाब की तरह उसकी सिमत झपटा। लेकिन कोई नादीदा ताकत हमारे दरमियान हायल हो गई, और मेरे बढ़ते हुए कदमों में जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी, और मेरे जिस्म की सारी कुव्वत जैसे सलब होकर रह गई। मैं शायद पत्थर का बन गया था, और मेरे ज़हन में गर्म आंधी के तेज झक्कड़ चलने लगे। उस्मान गनी, मैंने दिल ही दिल में उस्मान गनी को आवाज़ दी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? उस्मान गनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पूरी शिद्दत से मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा हो, और मुझे अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। और मैंने संभलने की कोशिश की। शायद निदा की कोई दुआ उसके हक में असर कर गई, और मैं कुछ अजीब कैफियत से 2-4 था, और मैं निदा का ख्याल दिल से निकाल कर वापसी के रास्ते पर पलटा तो मेरे जिस्म की कुव्वत बहाल हो गई, और मैं दीवानों की तरह भागता हुआ तय खाने से निकल कर ऊपर आ गया, और मुझे राजू या उसके साथी नजर नहीं आए।
اور مجھے ان کے بارے میں سوچنے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ مجھے در و دیوار اس طرح لرزتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جیسے زلزلے نے فارم ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہو، اور دفتر پہنچتے پہنچتے میری طبیعت غیر ہونے لگی۔ میں آفس میں جانے کی بجائے نیچے سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا، اور گاڑی اب دانش ڈرائیور کر رہا تھا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی، اور میرے ذہن پر شدید غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا پورا جسم انتہائی گرم محسوس ہو رہا تھا۔ شاید خوف کے کسی احساس نے مجھے بخار کی کیفیت سے دوچار کر دیا، اور ندا کا چہرہ ابھی تک میری تصورات کے پردے پر متحرک نظر آ رہا تھا، اور میں حالات کے اس تغیر کے بارے میں سوچنے لگا۔ عثمان غنی اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے میری پکار کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا کوئی دو طاقتیں اچانک ٹکرا گئی تھیں جس نے ہوا کا رخ یک لخت تبدیل کر دیا؟ اور میں ندا کے چہرے کو دیکھتا رہا، تکتا رہا، اور پھر اس کا تصور دھندلانے لگا، تو اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ مجھے کب ہوش آیا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن بہرحال کمرے میں گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ رات کا وقت ہوگا، اور میرا اندر اس وقت شدید نقاہت موجود تھی، اور میرا بدن بخار سے جل رہا تھا۔ پانی، میں نے عارفہ کو آواز دی، اور وہ میری ایک آواز پر اٹھ جانے کی عادت تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ میری تیمارداری کی وجہ سے تھک گئی تھی اور بہت زیادہ دیر جاگتی رہی تھی، جو گہری نیند سو رہی تھی، اور میں نے دوبارہ آواز دی۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، اور دوسری بار بھی عارفہ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے ٹٹولا۔ وہ میرے قریب ہی لیٹی تھی، اور اس کا بازو تھام کر میں نے جگانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی وہ خاموش تھی، اور نہ جانے کیوں خوف کی ایک انجانی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، اور میں نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سوئچ آن کیا تو خوابگاہ روشن ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ عارفہ بستر پر موجود نہیں تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر میں اپنی کربناک چیخ ضبط نہ کر سکا۔ کسی ظالم نے میری عارفہ کو مجھ سے غالباً ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ابل کر بہنے والا خون اس کے چہرے اور بستر پر جذب ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کی غزالی آنکھیں اپنے حلقوں کے اندر پتھرا کر رہ گئی تھی، یا شاید کوئی ایسا خوفناک اور بھیانک منظر تھا جس نے اسے پلک جھپانے کی مہلت نہیں دی تھی، اور میں نے بکھلا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا، اور میں سمجھا تھا کہ وہ میرا ساتھ چھوڑ چکی ہے، لیکن اس کی دل کی دھڑکنیں ابھی جاگ رہی تھیں، اور زندگی کی رمق ابھی اس کے وجود میں باقی تھی، اور میں نے سر اٹھا کر دیوانہ وار اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا، جو آہستہ آہستہ سست رفتار میں چل رہی تھی، اور مجھے احساس ہوا کہ موت اور زندگی کا فاصلہ گھٹ رہا ہے، اور میں نے دیوانوں کی طرح اسے بازو میں تھام کر جھنجھوڑا، تو اس کی آنکھوں کی پتریوں میں زندگی کی حرارت بیدار ہونے لگی۔ عارفہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسے پھر مخاطب کیا، اور جواب میں اس نے بہت ہی سلو موشن میں گردن کو بے مشکل جنبش دے کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیوں کا راج تھا، اور حسرتیں تڑپ رہی تھی، اور بے بسی کا احساس جھلک رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن قوت گویائی بحال نہ ہو سکی۔ اس کے مخروطی اور گداز ہونٹ سوکھے پتوں کی طرح کپ کپا کر رہ گئے، اور میں نے ڈاکٹر کو فون کرنے کی خاطر اٹھنا چاہا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں ندیم کو بھی اس اندوناک سانے کی اطلاع کرنا چاہتا تھا، لیکن عارفہ کے کمزور ہاتھوں نے میری کلائی تھام لی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی عارفہ، میں نے پلٹ کر اس کو بڑے پیار سے مخاطب کیا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ ہاں عارفہ، تم میرے لیے زندگی رہو گی، اور سب سے انمول شے ہو تم۔ ہم ایک ساتھ جئیں گے، ایک ساتھ مریں گے، اور تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اور جواب میں ایک اداس سے تبسم نے اس کے سوکھے ہونٹوں پر تڑپ کر دم توڑ دیا، اور میری وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ عارفہ نے صرف آخری سنبھالا لیا ہے، اور زندگی کی لو چراغ آخر شب کی مانو ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پریشان مت ہو میری روح، میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے تسلی دی، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کر کے بلاتا ہوں۔ نہیں، وہ بڑے نحیف آواز میں بولی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور مایوسی کی باتیں مت کرو عارفہ، پلیز، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اس نے التجا کی، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ کر نہ جاؤ، کیا خبر کون سی سانس میری آخری ہو، اور خدا کے لیے عارفہ، میں قلب سے بلبلا اٹھا، ایسی باتیں مت کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں میری زندگی، میں نے اس کی پیشانی کو سہلاتے ہوئے پوچھا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے زہر کھا لیا ہے، وہ آہستہ سے بولی، اور اس کے ساتھ ہی کچھ آنسوؤں
कुछ आंसू उसकी पलकों में उलझ कर थरथराने लगे। जहर, मैं तड़प उठा। हाँ, उसने अस्बात में गर्दन को बरोए नाम जुम्बश दी। मेरे पास उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खुदा के लिए आरफा, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? औरत की सबसे कीमती और अनमोल शय उसकी आबरू होती है, और जब वो लुट जाए तो। आरफा, मैं चीख उठा, तुम शायद कोई ख्वाब देख रही हो। नहीं, मैं मरते वक्त गलत बयानी नहीं करूंगी। वो होंठ काटते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना शहबाज। मेरा खुदा गवाह है कि मेरे ऊपर जो कुछ गुजरी उसमें मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। लेकिन वो कौन था? नसीम इस वक्त कहाँ थी? क्या घर के तमाम मुलाजमीन मर गए थे और मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले और मेरे दिमाग की नसें चटकने लगी थीं। वो बस अचानक ही किसी हवा के झोंके की तरह मेरी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था। हाँ, मैं उसे देखकर सहम गई। आरफा रुक रुक कर बता रही थी और उसकी आंखों में भयानक शोले रक्स कर रहे थे। उस पर हवस का भूत सवार था और मैंने उसकी बड़ी मिन्नत की, बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन क्या तुम्हें उसका हुलिया याद है? भयानक शोलों के रक्स के हवाले में मेरे ज़हन में उस्मान गनी का तस्वर उभरा, और फिर जब मेरे बेहद इसरार पर आरफा ने इसका हुलिया बयान किया तो मेरी सांसें सीने में घुटने लगीं। वो जो तफसील बता रही थी वो उस्मान गनी के अलावा किसी और की नहीं थी। मेरे ज़हन में तेज आंधी के झक्कर चलने लगे। वो जो मेरे जरिए चमन के दूसरे फूलों और कलियों को पामाल करता रहा था, उसने आखिर मुझसे किस बात का इंतकाम लिया? क्या निदा के सिलसिले में वो मुझसे नाराज हो गया था इसलिए कि मैंने इजलस से काम नहीं लिया और मेरे ज़हन मेरा साथ छोड़ रहा था? आखिर वो रोए ज़मीन पर किसी नज़र आने वाली मखलूक की बात होती तो मैं दुनिया की आखिरी सरहदों तक उसका पीछा करके उससे आरफा का इंतकाम ले सकता था। लेकिन उस्मान गनी, वो एक मुअज़्ज़ज़ और नेक दिल जिन्नात का खबीस और नाफरमान बेटा था। उसका सुराग लगाना इंसान के बस की बात नहीं थी। अगर वो किसी की आबरू रेजी का ख्वाहिशमंद था तो फिर उसने मेरी सहारा क्यों लिया? और वो मलीहा की मजबूरी से भी फायदा उठा सकता था। सलमान कैसर का हवाला देकर नगमा को भी बर्बाद कर सकता था। मारूफ की खिलवतों में भी मखमल हो सकता था, और उसके अलावा भी कई नाम थे जिनके जरिए वो अपने अंदर की आग सर्द कर सकता था। वो मुझे रफ़ीकी कहकर मुखातब करता था, लेकिन उसने मेरे एतमाद को धोखा देकर मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। और शायद इसीलिए जब निदा के करीब पहुंचकर मैंने एक मौके पर उसे आवाज़ दी तो उसकी सिमत से कोई जवाब नहीं मिला था, और वो अगर मुझसे खफा हो गया था तो आज खुद निदा की कम सिनी को रोन सकता था, और मगर उसने आरफा का इंतखाब कर लिया। आखिर क्यों? क्या सोच रहे हो शहबाज? आरफा की दर्द भरी आवाज़ पिघले वसींसे की तरह मेरे वजूद में उतरने लगी। और मुझसे बातें करो, प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, और मेरे पास वक़्त कम है और मुझे हंसते हुए रुखसत करना, वरना मेरी रूह वक़्त गुजरने का एहसास मेरी वहशतों में इजाफा कर रहा था। और आरफा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। ऐसे में कोई फौरी तभी अमदाद उसे मौत की आखिरी सरहदों से ज़िंदगी की तरफ वापस भी ला सकती थी। और मैंने उसे प्यार से देखा और फिर हाथ छुड़ाकर बाहर की जानब लपका। मेरा जहन मफलूज हो रहा था और हालात की सितम ज़रीफ़ी और वक़्त की नज़ाकत ने शायद मुझे पागल कर दिया था। मुझे जल्दी में यह भी याद नहीं आया कि एक फ़ोन मेरी ख्वाबगाह में भी मौजूद था। मैं आंधी और तूफ़ान की तरह दौड़ता हुआ ख्वाबगाह के दरवाजे तक पहुंचा और मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने गालबन उसे बाहर से मुतकफ़ल कर दिया था। यकीनन उसमें भी उस्मान गनी की शरारत को दखल होगा। शायद उसे आरफा की ज़िंदगी मंजूर नहीं थी। उस्मान गनी, मैंने उसे पूरी शिद्दत से आवाज़ दी, मेरे ऊपर रहम करो, आरफा को मौत के चुंगल से बचा लो। और दूसरी जन्म से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और मैंने कालका की तागूती कुव्वतों को पुकारा, मगर शायद वो भी मुझसे रूठ चुकी थी और मेरी दीवानगी में इजाफा होता गया। मेरी कफ़ियत इस खतरनाक दीवाने से मुख्तलिफ नहीं थी जिसके हाथ पैर जकड़ दिए गए हों। और मेरे ज़हन में लेडी मकरानस का ख्याल उभरा और उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई और मैंने उससे भी मदद के लिए आवाज़ दी, मगर उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। मैं पलटकर आरफा के करीब आ गया और बोलने की वजह से उसके मुंह से ताज़ा खून दोबारा रसने लगा और मौत की देवी उसे अपनी मकरू बाहों में समेट लेने को मुतरिब नजर आ रही थी। आरफा की सांसें अब रुक रुक कर चल रही थीं और उसके पूरे वजूद को आहिस्ता आहिस्ता झटका लग रहा था। गालबन रूह कफसरे अंसर से परवाज करने की खातर पर तोड़ रही थी। आरफा, मैं तड़प उठा, मुझे तन्हा छोड़कर मत जाओ, वरना मैं भी ना जी सकूंगा।
हिम्मत से काम लो शहबाज, जिंदगी उसकी अमानत है और तुमने उस अमानत में खयानत करने की हमाकत की। मैं झंझला गया, मैं ज़मीर के हाथों मजबूर हो गई थी, लेकिन तुम बेकसूर थी। मैंने प्यार से उसके बाजू थाम लिए और मेरा इंतज़ार तो किया होता। अल्लाह से दुआ करो शहबाज। वो मुजस्समे अल्तजा बन गई और आंसू उसकी पलकों से ढलकने लगे और फिर वो एक हचकी लेकर बोली, आज तुम्हारी अम्मी मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रही हैं। माँ का नाम सुनकर मेरे जख्म ताज़ा हो गए। उन जख्मों पर एक और नश्तर लगने वाला था। आरफा की पलकें झपकने लगीं और मौत अपनी आगोश उकसादा कर रही थी। यकलख्त रोशनी की एक आखिरी किरण मेरे ज़हन में बिजली बनकर कूदी और कंबल पोश बुजुर्ग और मैंने दोनों हाथ दुआ के अंदर अंदाज में जोड़ लिए। उन्हें बड़े खलूस से आवाज़ दी, और आप अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं और मुझे आपकी रहमानी कुव्वतों पर मुकम्मल यकीन है। मेरी मदद फरमाएं और खुदा से मेरी सिफारिश कर दें आरफा की ज़िंदगी के लिए। खुद को संभालो मेरे अजीज़। मेरे कानों में उस्मान गनी के नेक दिल बाप की आवाज़ गूंजी, तुम गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो। वो ला शरीक है और उससे अगर कुछ मांगना है तो बराह रास्त मांगो। मेरे मोहतरम, मैंने शिकवा किया, आपकी सरकश और नाफरमान औलाद ने। मुझे शर्मिंदगी है, लेकिन मकाफात अमल का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, जारी रहता है, ताकि इंसान गफलत का शिकार ना हो। और गम में भी कुदरत की तरफ से संभलने का एक इशारा होता है। उस इशारे को जो पा लेते हैं वो सुरखरू होते हैं, और जो अपनी रवश पर कायम रहते हैं उनकी रस्सी और दराज कर दी जाती है। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन आरफा को भी एक औरत है मेरे अजीज। उसकी इज्जत और असमत भी दूसरी खवातीन की तरह उस साफ व शिफाफ शीशे की मानद है, जिसमें अगर कोई बाल पड़ जाए तो वो आखिरी हद तक कायम रहता है। मगर तुम इस सच्चाई को भुला बैठे थे, और आग जब अपने दामन तक पहुंचती तो झुलसने का एहसास हो रहा है। वक़्त तंग हो रहा है मेरे मोहतरम। मैंने आरफा के चेहरे पर मौत के साए को मंडलाते देखकर आरजी से कहा, और मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। प्यार और मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। आरफा को अपनी आगोश में समेट लो। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। और क्या किसी आड़े वक्त में कंबल पोश बुजुर्ग की दुआएं भी मेरे किसी काम नहीं आ सकेंगी।